आज के क्लास में हम आरसीटी के बारे में पढ़ेंगे और क्लिनिकल ट्रायल पढ़ेंगे। तो क्या होता है क्लिनिकल ट्रायल? तो क्लिनिकल ट्रायल जो होता है इसका मतलब ये है कि जो है इंसानों पे कोई नया मेडिसिन अगर कोई आई है या कोई नया मशीनरीज है या कोई भी नई चीज जो हम पता किए वो इंसानों पे उसकी जांच करना या परीक्षण करना ही होता है क्लिनिकल ट्रायल। और इसमें आज स्पेसिफिकली आरसीटी पढ़ेंगे हम, रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल। रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है कि हमारे अध्ययन में जो हम पार्टिसिपेंट लेते हैं, इंसान लेते हैं हमारे ग्रुप में, दो ग्रुप बनाते हैं इसमें, तो रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, जैसे लॉटरी मेथड से या कोई रैंडम मेथड से हम सेलेक्ट करते हैं दो अलग अलग ग्रुप में। इसको डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है क्लिनिकल ट्रायल्स, उसको जानेंगे। तो ये टॉपिक कहाँ पे आता है? बीएमएस के थर्ड फेज में रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट का ये फिफ्थ चैप्टर, पांचवा चैप्टर और छठवां टॉपिक है क्लिनिकल ट्रायल। तो पहले हम किसे क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं वो समझेंगे। क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? एक सिस्टमेटिक रिसर्च स्टडीज होती है जो ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स को इवेलुएट करते हैं ताकि उसको सेफ्टी, एफिकेसी और इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू ड्रग, डिवाइस और प्रोसीजर्स, इंटरवेंशंस। मतलब क्या होता है ये कि कोई नई दवाई हम किसी को जैसे किसी प्री क्लिनिकल ट्रायल में परीक्षण किए, जैसे एनिमल्स पे ट्रायल किए, जब हम उन्हें पता लगता है कि हाँ ये सेफ है, तो हम जब भी हम इंसानों पे देने के लिए ट्रायल करते हैं तो उसको हम क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। कोई नई दवाई इंसानों पे देने के लिए या कोई नई डिवाइस है, कोई टूल्स है या कोई प्रोसीजर है जो सिस्टमेटिक रिसर्च स्टडी करते हैं, जो ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स पे, मतलब इंसानों पे जो है, इंसानों पे वो जो नई खोजी गई जो दवाई है कितनी सेफ है और कितना इफेक्टिव है वो दवाई, और उसको इफेक्टिवनेस को पता करने के लिए हम क्लिनिकल ट्रायल कराते हैं। अब डिटेल में हम जानेंगे कि आरसीटी क्या होता है, रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल आता है, इसको शॉर्ट में हम आरसीटीज कहते हैं। तो आरसीटीज का परिभाषा क्या है? ये टाइप ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। तो ये एक क्लिनिकल ट्रायल की टाइप है। इसके अंदर पार्टिसिपेंट रैंडमली असाइन्ड इनटू टू और मोर ग्रुप्स एंड इंटरवेंशन ग्रुप्स एंड कंट्रोल ग्रुप्स टू कंपेयर आउटकम, रेड्यूस द बायस। तो क्या मतलब होता है इसका रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का? तो यहाँ पर रैंडम आरसीटी के अंदर हम जो मेनली दवाई को परीक्षण करने के लिए इंसानों पर दो ग्रुप बनाते हैं। एक जो होता है ग्रुप जो नई दवाई का परीक्षण करने के लिए एक ग्रुप बनाते हैं, और दूसरा ग्रुप जो होता है वो कंट्रोल ग्रुप कहते हैं उसको। उसमें कंट्रोल ग्रुप में या तो स्टैंडर्ड ड्रग देते हैं, जो पहले से बहुत मशहूर, जो पहले से स्टैंडर्ड है वो ड्रग देते हैं, या उसमें प्लेसिबो शुगर पिल्स भी दे सकते हैं। तो दोनों ग्रुप्स को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पर जब भी पार्टिसिपेंट्स उसमें ह्यूमन वॉलंटियर्स जब लेते हैं तो उसमें रैंडमली एलोकेट करते हैं। पहले से किसी को नहीं पता होता है कि कौन से ग्रुप में कौन है, या बाद में पूरा ट्रायल होने तक भी किसी को नहीं पता रहता है। तो इसको रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, किसी भी पार्टिसिपेंट को, किसी भी इंसान को किसी भी ग्रुप में डाल देते हैं। ये एक बहुत भरोसेमंद ट्रायल होता है, जो इसको हम गोल्ड कंट्रोल ट्रायल कहते हैं, जो सभी दुनिया भर में माना जाता है आरसीटी। तो ये क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें पार्टिसिपेंट्स रैंडमली असाइन करते हैं, रैंडमली लिए जाते हैं। पता नहीं किस ग्रुप में कौन आता है, तो रैंडमली लेते हैं। दो या दो ग्रुप से ज्यादा हो सकते हैं। इसमें इंटरवेंशन ग्रुप मतलब जिसको हम नई दवाई, खोजी गई दवाई देने वाला ग्रुप होता है इंटरवेंशनल ग्रुप। दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप या तो स्टैंडर्ड दवाई दे सकते हैं या इसमें, या नहीं तो हम सिर्फ शुगर पिल दे सकते हैं, प्लेसिबो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो एक हो गया हमारी नई दवाई का ग्रुप, दूसरा है हमारा कंट्रोल ग्रुप्स। तो ये दोनों को कंपेयर करते हैं ताकि वहां पर पक्षपात ना हो जाए, क्योंकि रिजल्ट में कोई पक्षपात ना आए, इसलिए इस तरह का परीक्षा करते हैं। इसको हम आरसीटी कहते हैं। क्या फीचर्स होते हैं आरसीटी के अंदर? आरसीटी जो है एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है, मतलब आगे कराने वाली। यहाँ पर जैसे आज के दिन से आगे, जैसे
भविष्य में जो रिजल्ट आने वाला है, ये प्रोस्पेक्टिव स्टडी, तो फ्यूचर स्टडी होती है, तो टाइम लगता है यहाँ पर। और रैंडमाइज अलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेंट्स जो हम लेते हैं, वॉलंटियर्स लेते हैं, इसको रैंडमाइजली लेते हैं, अलग अलग मेथड से, हो सकता है लॉटरी मेथड से या कंप्यूटर से रैंडम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है रिसर्चर अपने मन से नहीं ले सकता किसी भी पार्टिसिपेंट को, तो ये क्या होता है, अलोकेशन रैंडमली। यूज ऑफ कंट्रोल ग्रुप, तो यहाँ पर यूज ऑफ कंट्रोल ग्रुप, प्लेसिबो और स्टैंडर्ड ग्रुप्स, तो इस तरह से दो हिस्सों में होता है। और नेक्स्ट फीचर क्या होता है, ब्लाइंड, सिंगल, डबल और ट्रिपल ब्लाइंड्स। ये क्या होता है, सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड और ट्रिपल ब्लाइंड, जो हम दो ग्रुप्स लेते हैं, मान लीजिए एक को हम जो इंटरवेंशनल ग्रुप कहते हैं, जो हमारी नई दवाई खोजी गई देते हैं, दूसरा जो है हमारा कंट्रोल ग्रुप्स। तो यहाँ पर हम अगर ब्लाइंडिंग करा रहे हैं, ब्लाइंडिंग कराने का मतलब होता है कि यहाँ पर दवाई को छुपा के देते हैं ताकि पता ना लगे। तो यहाँ पर तीन तरह से ब्लाइंडिंग करते हैं हम, एक इसको सिंगल ब्लाइंड कहते हैं, डबल ब्लाइंड, और तीसरा वाला ट्रिपल ब्लाइंड। सिंगल ब्लाइंड उसे कहते हैं सिर्फ यहाँ पर दवाई जो है पेशेंट को पता नहीं होती या जो पार्टिसिपेंट को पता नहीं होती, पर डॉक्टर को पता होती है कि क्या दवाई दे रहे हैं, कौन से ग्रुप में कौन है, तो ये सिंगल ट्रायल। तो यहाँ पर सिंगल, तो पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं होता है कौन से ग्रुप में है और कौन सी दवाई दे रहे हैं। डबल ब्लाइंड क्या होता है, डबल ब्लाइंड मतलब यहाँ पर जो डॉक्टर जो दे रहा है उसको भी पता नहीं होता है और ना तो पेशेंट्स को या पार्टिसिपेंट्स को पता होता है, तो दोनों को यहाँ पर ब्लाइंड करके दिया जाता है, तो ये डबल ब्लाइंड कहते हैं। ट्रिपल ब्लाइंड क्या होता है, यहाँ पे तीन, जैसे मान लीजिए आप रिसर्चर हैं, तो आप तीन लोगों को, जैसे कि फर्स्ट जो होता है पेशेंट या पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं होता है कौन सी ग्रुप में है या कौन सी दवाई दी जा रही है, इंटरवेंशनल ड्रग है या स्टैंडर्ड है, पता नहीं होता है। या दूसरा जो होता है डॉक्टर को पता नहीं होता। तीसरा जो है जो डाटा एनालाइज करता है, जो डाटा को कैलकुलेट करता है, लास्ट एंड तक भी उसको पता नहीं होता है। तो तीन लोगों को अगर पता नहीं है तो इसको हम ट्रिपल ब्लाइंड कहते हैं। सिंपल एक लाइन में बताएं तो यहाँ पर जो है अगर पार्टिसिपेंट को, वॉलंटियर को पता नहीं है तो उसको सिंगल ब्लाइंड, डॉक्टर और पार्टिसिपेंट को पता नहीं है तो इसको डबल ब्लाइंड। ट्रिपल ब्लाइंड का मतलब होता है पेशेंट को भी पता नहीं है, डॉक्टर को पता नहीं है और जो डाटा एंट्री कर रहा है एनालाइजर को भी पता नहीं है, तो तीनों को पता नहीं है, तो ये होता है ये ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी। तो ये आरसीटी में कराते हैं। मेजर्स कॉज एंड इफेक्ट क्यों कराते हैं, क्योंकि पता लगाएं कि क्या कारण है, क्या कार्य है, मतलब क्या इसी की वजह से ऐसा हो रहा है, ये पता लगाने के लिए। क्या ये दवाई जो है ये खाने से ये बीमारी कम होती है, तो इस तरह से पता लगाने के, कॉज एंड इफेक्ट को पता लगाने के लिए हम कराते हैं। ये मेन की फीचर्स होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट थर्ड फेजेस हम पढ़ेंगे, फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। तो यहाँ पर जो होते हैं 4 फेज होते हैं। तो पहले फेज में हम क्या करेंगे, टेस्ट सेफ्टी एंड डोसेज ऑन द स्मॉल ग्रुप ऑफ हेल्दी वॉलंटियर। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर हेल्दी वॉलंटियर लेंगे जो बहुत हेल्दी हैं, अच्छे से हैं, तो उन पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारी जो नई दवाई है, नई दवाई को हम इंटरवेंशनल ड्रग कहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो प्री क्लिनिकल ट्रायल में पास हो चुकी है, जो एनिमल्स पे पास हो चुकी है, उसको क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए 30 से 100 वॉलंटियर लेते हैं, मतलब कम से कम वॉलंटियर लेते हैं और कम से कम डोज देते हैं। तो टेस्ट सेफ्टी क्या सेफ है या नहीं है उसको पता लगाने के लिए डोसेज ऑन स्मॉल ग्रुप्स जो हेल्दी वॉलंटियर उस पर देते हैं। दूसरा फेज क्या होता है, मान लीजिए कि आपका 30 या 100 जितने भी आप पार्टिसिपेंट्स लिए हैं उनमें सेफ्टी डोज सेफ पता लगा है, डोज सेफ लगा है, तो जब उसको दूसरे ग्रुप में दिया जाता है, मान लीजिए 100 में दिया है तो वहां पे 2 to 300 पेशेंट्स और बढ़ा देते हैं। तो सेकंड फेज में क्या होता है, एसेस एफिकेसी साइड इफेक्ट्स ऑन पेशेंट्स। तो नंबर्स बढ़ाकर यहाँ पर और फिर से जांच करते हैं ताकि एसेस करें कि कितना सेफ है और उसमें कुछ साइड इफेक्ट है या नहीं, इफेक्टिव है या नहीं, उसको पता लगाते हैं पेशेंट्स पे। ये दूसरे फेज में होता है। तीसरे फेज में क्या करते हैं, और नंबर बढ़ाते हैं 3000 तक। 300 अगर आप ले चुके हैं तो मान लीजिए 2000 3000 तक पेशेंट्स को हम देते हैं। यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं न्यू ट्रीटमेंट विद स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इन ए लार्ज ग्रुप। तो दो ग्रुप, जैसे मान लीजिए 1000 पेशेंट को हमने जो है एक इंटरवेंशनल ड्रग दिया है जो नई खोजी गई दवाई की, और दूसरे में प्लेसिबो दिया। इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके हम यहाँ पर पता लगाते हैं कि कितना दवाई इफेक्टिव है। क्यों देते हैं हम कंपेयर, क्योंकि यहाँ पर जो पक्षपात ना हो, तो इसलिए यहाँ पर
जो है नई दवाई को हम थर्ड फेज में देते हैं। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर ड्रग जो है मार्केट में आ जाती है, तो गवर्नमेंट जो होती है तो मार्केट में लॉन्च कर देती है। तो यहाँ पर पोस्ट मार्केट स्टडीज, तो पोस्ट मार्केट स्टडी क्या होती है, जब दवाई जो है गवर्नमेंट उसको मार्केट में ला लेती है, तो मार्केट में आने के बाद जो होती है तो उसमें निगाह रखा जाता है कि बाद में क्या उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने निमोस्लाइड को बैन कर दिया है 12 साल के ऊपर के। अभी अभी और न्यूज आ रही है कि सभी पे निमोस्लाइड पूरी तरह से बैन हो गई, ताकि उसमें रेनल फेल्यूर के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये कैसे लगा, फोर्थ फेज में यहाँ पर पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज टू मॉनिटर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट में कुछ नुकसान करती है कि वो भी पता लगाते हैं फोर्थ फेज में। तो ये है हमारा फेज वाइज हम आरसीटी कराते हैं। नेक्स्ट, इसका क्या फायदा है, क्यों हम आरसीटी कराते हैं, रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल हम रिसर्च में क्यों करते हैं। पहली चीज, मिनिमाइज बायस थ्रू रैंडमाइजेशन, क्योंकि पहली चीज जो है बायस को रुकाने, पक्षपात को रुकाने, क्योंकि एक वॉलंटियर को पता नहीं होता है कि वो किस ग्रुप में है, क्योंकि एक तरफ वो आंसर नहीं दे सकता कि हाँ मुझे पूरा कम हुआ नहीं हुआ। इस तरह से मिनिमाइज द बायस थ्रू रैंडमाइजेशन सेलेक्ट करके बायस को कम करते हैं। प्रोवाइड हाई लेवल एविडेंस ऑफ एफिकेसी, तो यहाँ पर सबूत इकट्ठा करते हैं कि हाँ इतना इफेक्टिव है। और एंश्योर साइंटिफिक रिलायबिलिटी ड्यू टू द कंट्रोल्ड सेटिंग, तो यहाँ पर कि हम वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा करते हैं, वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा करते हैं, ताकि ये दवाई इतनी असरदार है ये बताने के लिए हम आरसीटी कराते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस, क्या क्या इसके लिमिट्स हैं आरसीटी कराने के। तो ये बहुत महंगा होता है, क्योंकि एक्सपेंसिव, बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग, कई साल लग जाते हैं इसमें, डिकेड्स लग जाते हैं, क्योंकि कोई भी जब ड्रग लॉन्च करते हैं तो उसको कई साल लगते हैं मार्केट में आने के लिए, 10-15 साल तक। और में इन्वॉल्व्स एथिकल इश्यूज, यहाँ पर एथिकल इश्यू आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कंसर्न्स हो सकते हैं, तो ये इसका लिमिटेशंस है। दूसरी चीज है लिमिटेड जनरलिटी ड्यू टू स्ट्रिक्ट सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया, तो यहाँ पे अलग अलग बहुत स्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ लिमिटेड जनरलेबिलिटी आती है, जनरलिटी, तो ये एक इसका लिमिटेशंस है। एक बहुत अच्छा उदाहरण लेते हैं अभी 6 में पॉइंट्स में, जो बहुत आसानी से हम अभी कोविड को पास करके आए हैं। तो कोविड में भी आरसीटी यूज किया गया था, कोविड में वैक्सीन के लिए। तो कोविड में पैंडेमिक जो था, जो कोविड के दौरान में, तो आरसीटी किया गया था कोविड के वैक्सीन में, जैसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो पार्टिसिपेंट्स को दिया गया था। जैसे मान लीजिए जब कोवैक्सीन है, तो ये दो ग्रुप में, एक ग्रुप में क्या किया गया था वैक्सीन, और दूसरे ग्रुप में प्लेसिबो मतलब सलाइन वाटर को प्रिक करके यहाँ पर कंपेयर करने के बाद में उसका रिजल्ट पता कर दिया गया था। जैसे आउटकम क्या आ रहा है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड, साइड इफेक्ट, ये सबको पता किया गया था। बाद में आरसीटी के भरोसे पर ही गवर्नमेंट ने या WHO ने उसको मार्केट में आने के लिए परमिशन दे दिए थे। तो इस तरह से आरसीटी का फायदा यह होता है कि जब भी कोई दवाई नई खोजी जाती है तो उसको मार्केट में लाने के लिए आरसीटी कराते हैं, और उसकी सेफ्टी इफेक्टिव पता कराने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।